अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। आज हम चैप्टर नंबर 4 का टॉपिक पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ सेंट्रल बैंक। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप देख रहे होगे इम्पोर्टेंस के साथ ही मैंने रोल भी लिखा हुआ है। रोल इसलिए लिखा हुआ है कि कभी कभी ऐसा होता है कि आपके एग्ज़ाम्स के अंदर क्वेश्चन आ जाता है डिस्क्राइब द रोल ऑफ सेंट्रल बैंक। ठीक है, तो उसका रोल ही उसकी इम्पोर्टेंस होती है। ठीक है, तो अगर वो आपसे इम्पोर्टेंस पूछे या रोल पूछे तो आपने इसी क्वेश्चन को वहाँ पे लिखना है। ठीक है, इसको रीड करते हैं। एवरी कंट्री हैज़ इट्स ओन सेंट्रल बैंक एंड इट्स रोल इज़ वेरी मच वाइड। हर कंट्री का अपना होता है सेंट्रल बैंक और उसका रोल छोटा सा नहीं होता है, मच वाइड। मच वाइड का मतलब बहुत ज़्यादा वो रोल प्ले करता है। ठीक है, जिस तरह कि हम ऑलरेडी आप लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हो, उसके प्राइमरी फंक्शन, उसके जो फंक्शंस थे सारे। ठीक है, तो वो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है उसकी हमारी लाइफ में। अच्छा, नेक्स्ट सेंट्रल बैंक परफॉर्म्स वैरायटी ऑफ डेवलपिंग एंड प्रमोटिंग फंक्शंस बीइंग अ गवर्नमेंट एंड बैंकर्स बैंक। ठीक है, अब वो गवर्नमेंट का बैंक और बैंकर्स बैंक होने के नाते वो बहुत से प्रमोटिंग और डेवलपिंग फंक्शन परफॉर्म करता है, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। द रोल एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ सेंट्रल बैंक कैन बी जज थ्रू फॉलोइंग पॉइंट्स। अच्छा, अब कुछ मेन पॉइंट्स हैं जिससे हम उसकी इम्पॉर्टेंस का अंदाज़ा लगा सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है इंटरनेशनल ट्रेड। पॉलिसीज़ एंड कंडीशंस रिगार्डिंग इंटरनेशनल ट्रेड आर डिटरमाइंड बाय सेंट्रल बैंक। अब हमने इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हैं, मतलब तजारत कर रहे हैं इंटरनेशनली, 2-3 कंट्रीज़ के भी दरमियान ट्रेड हो रहा है। ठीक है, तो उसकी प्रॉपर पॉलिसीज़ और कंडीशंस हमें सेंट्रल बैंक सेट करके देता है। ठीक है, सो इंटरनेशनल बिजनेस और ट्रेड कैन नॉट टेक प्लेस विदाउट इट। तो जाहिर सी बात है, जब कंडीशंस और पॉलिसीज़ उसने बतानी है तो सेंट्रल बैंक की परमिशन के बिना हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड प्रॉपरली कर ही नहीं सकते। नेक्स्ट है रेट ऑफ एक्सचेंज। सेंट्रल बैंक डिटरमाइंस द एक्सचेंज रेट बिटवीन द करेंसीज ऑफ 2 डिफरेंट कंट्रीज़। ये बात हम फंक्शंस के अंदर भी पढ़ चुके हैं कि वो एक्सचेंज रेट को मेंटेन करके रखता है। ठीक है, विच हेल्प्स इन द सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड और इंटरनेशनल रिसीट्स एंड पेमेंट्स। ठीक है, अब हम फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हैं, मैंने अमेरिका से कोई चीज़ मंगवाई है, इंपोर्ट कर रही हूँ मैं। ठीक है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल अब आपको आई डोंट थिंक आपको आइडिया है या नहीं, लेकिन जब हम लोग कोई चीज़ इंपोर्ट करवाते हैं, एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं, तो जिस कंट्री से करवा रहे हैं, जिस कंट्री को हम कर रहे हैं, उसके तक पहुंचने तक काफ़ी टाइम लगता है। ठीक है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आप एक सिंपल सी एग्जांपल मैं देती हूँ कि अगर आप बाहर से कोई चीज़ ऑर्डर भी करते हो, ठीक है, तो अगर आपको अली एक्सप्रेस का पता है, ठीक है, तो अगर वहाँ से आप कोई चीज़ ऑर्डर करते हो तो अली एक्सप्रेस चाइना की वेबसाइट है। ठीक है, वहाँ से कुछ ऑर्डर करो तो आई थिंक आते आते 1 महीना लग जाता है। ठीक है, इसी तरह अगर हम लोग अमेरिका से कुछ ऑर्डर करते हैं, अब अमेरिका तो 7 समंदर पार है। ठीक है, मतलब बहुत दूर है, तो वहाँ से आते आते चीज़ों को महीने लग जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा होता है कि जिस तरह मैंने अभी आपको लास्ट लेक्चर में एक एग्ज़ाम्पल दी थी कि कोरोना होने से पहले डॉलर की कीमत थी 150 और कोरोना होने के बाद ये 3-4 महीने गुजरने के बाद डॉलर की कीमत एकदम से 168 रुपीज़ हो गई है। ठीक है, अब देखो कितना एकदम से चेंज आ गया है डॉलर की वैल्यू में। ठीक है, अगर ऐसे ही फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अगर कोरोना होने से पहले कुछ ऑर्डर किया हो, ठीक है, अमेरिका से मैंने ऑर्डर किया, ठीक है, और वो अब मुझे मिल रहा है। ठीक है, मैंने तो डिसाइड किया था ना कि मैं 150 रुपये पे पेमेंट करूँगी, लेकिन अब मुझे कितनी करनी पड़ेगी, 168 रुपीज़ पे पेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये डिफरेंस जो आ गया, इससे एक तरह से मेरा नुकसान हो रहा है। ठीक है, या तो अगर वैल्यू कम हो जाए तो अमेरिका का नुकसान हो जाता, अगर वैल्यू ज़्यादा हो गई तो मेरा नुकसान हो रहा है। तो इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए सेंट्रल बैंक डिफरेंट पॉलिसीज़ बनाता है और एक्सचेंज रेट को मेंटेन करके रखता है। इकनॉमिक पॉलिसीज़, इट अंडरटेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इकनॉमिक ग्रोथ विद स्टेबिलिटी इन द इकॉनमी। अब वो एक इकनॉमिक ग्रोथ की रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंट्रल बैंक पे होती है। ठीक है, ताकि वो स्टेबिलिटी कायम रखे। इट हेल्प्स गवर्नमेंट टू मेक पॉलिसीज़ फॉर कंट्रोलिंग मनी, ट्रेड, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर्स एक्सेट्रा। अच्छा, अब वो डिफरेंट पॉलिसीज़ बनाते हैं जिससे हम लोग मनी को कंट्रोल कर सकते हैं, ट्रेड, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री को सेक्टर्स को कंट्रोल कर सकते हैं।
इट ऑल्सो हेल्प्स टू प्रोवाइड असिस्टेंस फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस पॉलिसीज़। अच्छा, अब इसको इन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने का मतलब है इनको देखना कि सच में लोग इनको फॉलो कर भी रहे हैं या नहीं, ठीक है। उसको इसके लिए वो क्या नाम है, प्रॉपर ना एक असिस्टेंस करते हैं कि देखते हैं जाके कि ये पॉलिसीज़ फॉलो हो भी रही हैं या नहीं। जिस तरह फॉर एग्जांपल किसी बैंक पर उन्होंने कोई पॉलिसी चार्ज किया कि सब बैंक्स ने ये पॉलिसी करनी है, इतना इंटरेस्ट फॉर एग्जांपल 10% इंटरेस्ट चार्ज करना है, तो वो हर बैंक में जाके चेक करेंगे कि वो 10% चार्ज कर रहा है या इससे ज़्यादा चार्ज कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इकनॉमिक पॉलिसीज़। सेंट्रल बैंक हेल्प गवर्नमेंट फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इकनॉमिक पॉलिसीज़ इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ इकॉनमी ऑफ कंट्री। अच्छा, अब सेंट्रल बैंक जो है गवर्नमेंट को हेल्प करता है इकनॉमिक पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने में, मतलब उनको लागू करने में, ठीक है। मतलब उनको ये कि वो जो पॉलिसीज़ उन्हें बनाई हैं उसको कर भी रहे हैं या नहीं, ठीक है, फॉलो कर रहे हैं या नहीं। इट ऑल्सो एडवाइजेज द गवर्नमेंट ऑन इकनॉमिक मैटर्स, ठीक है। अब जाहिर सी बात है सेंट्रल बैंक के अंदर बहुत प्रोफेशनल लोग काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इकनॉमिक डेवलपमेंट के लिए डिफरेंट मैटर्स के ऊपर गवर्नमेंट से क्या नाम है बातचीत करते हैं, उन्हें एडवाइस करते हैं कि आप ऐसे मत करो, आप ऐसे कर लो, ठीक है। उनको मतलब अच्छी एडवाइसेस देते हैं। नेक्स्ट है सुपरविजन ऑफ बैंकिंग सिस्टम। Central Bank is not only a supervisor of banking system in the country, rather it also supervises the working of different financial institutions. अच्छा, उन्होंने बोला कि सिर्फ बैंकिंग सिस्टम्स को नहीं देखता सेंट्रल बैंक, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है उसके अलावा भी, मतलब फॉर एग्जांपल कोई एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उसका नाम बैंक नहीं है लेकिन वो पैसे में डील कर, जिस तरह हम इंश्योरेंस कंपनीज़ हो जाती हैं, ठीक है, और भी बहुत सी छोटी छोटी फाउंडेशंस बनी होती हैं, ठीक है, जो लोन्स प्रोवाइड कर रही होती हैं, ठीक है। तो वो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वो पैसे में काम कर रही हैं, ठीक है। तो ऐसी इंस्टीट्यूशंस को भी सुपरवाइज करता है सेंट्रल बैंक। इट फ्रेम्स द पॉलिसीज़ विच मेक्स द बैंकिंग सिस्टम ऑफ अ कंट्री स्ट्रॉन्ग एंड बेटर, ठीक है। अब वो डिफरेंट पॉलिसीज़ बनाते हैं, ठीक है, जो बैंकिंग सिस्टम में भी यूज़ होगा और डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में भी यूज़ होगा, ठीक है। उससे क्या होता है कि हमारी कंट्री का जो बैंकिंग सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है या और बेहतर हो जाता है, बेटर होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। अच्छा, ये बात हमें पता है, क्रेडिट मींस मनी, ठीक है। तो वो मनी को कंट्रोल करते हैं कैसे? सेंट्रल बैंक इशूज़ करेंसी अकॉर्डिंग टू इट्स डिमांड टू अवॉइड अनड्यू कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन। अच्छा, अब जितनी ज़रूरत होती है, जितनी डिमांड होती है, उतनी करेंसी वो प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, ताकि ये ना हो कि कभी पैसे बहुत ज़्यादा हो जाएं, कभी पैसे बहुत कम हो जाएं, ठीक है। तो उसको कंट्रोल रखना सेंट्रल बैंक की जिम्मेदारी होती है। इन दिस रिगार्ड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू स्टेबलाइज द मॉनिटरी सिस्टम इन द कंट्री, ठीक है। तो मॉनिटरी सिस्टम एक बनाया जाता है जिसमें मॉनिटरी पॉलिसीज़ बनाता है सेंट्रल बैंक, और वो सारे बैंक्स को और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को फॉलो करना पड़ता है ताकि मनी कंट्रोल में रहे, उसका फ़्लो ज़्यादा भी ना हो और बहुत कम भी ना हो। नेक्स्ट है गाइडेंस टू द गवर्नमेंट। एज एन एडवाइज़र टू द गवर्नमेंट इट गिव्स एडवाइसेस ऑन ऑल मॉनेटरी एंड इकनॉमिकल मैटर्स। अच्छा, पैसों से रिलेटेड और इकॉनमी से रिलेटेड, ठीक है, अच्छी एडवाइसेस देता है गवर्नमेंट को, ठीक है। अब क्योंकि मैंने आपको बताया ना, बहुत प्रोफेशनल लोग काम कर रहे होते हैं बड़ी बड़ी पोस्ट के ऊपर, ठीक है, तो उनको पता होता है कि क्या करने से क्या रिज़ल्ट आ सकता है, ठीक है। तो वो गवर्नमेंट को अच्छी एडवाइसेस देते हैं कि आप लोगों को यही करना चाहिए। Moreover, it works as a fiscal agent, keeps the accounts of government and determines the target of economic development। अच्छा, अब फिस्कल एजेंट मतलब कि गवर्नमेंट का अकाउंट रखा गया है, ठीक है। मैंने आपको बताया ना, गवर्नमेंट का अकाउंट होता है सेंट्रल बैंक में, ठीक है। तो वो टारगेट्स डिटरमाइन करते हैं कि मतलब उन्होंने एस्टीमेट लगाया कि 5 साल के अंदर अंदर तकरीबन इकॉनमी हमारी ज़्यादा हो जाएगी, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, ठीक है। वो एस्टीमेट्स लगाते हैं, डिटरमाइन करते हैं, ठीक है, और गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं फिर प्रॉपरली गवर्नमेंट को कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। नेक्स्ट देखते हैं इंटरनेशनल रिसीट्स एंड पेमेंट। सेंट्रल बैंक मेक्स अरेंजमेंट फॉर ट्रांसफरिंग द कैपिटल इंटरनेशनली। इट ऑल्सो हेल्प्स इन मेकिंग इंटरनेशनल रिसीट्स एंड पेमेंट।
अगर हम लोगों ने इंटरनेशनली कोई पेमेंट करनी है, ठीक है, मतलब गवर्नमेंट के बिहाफ पे या किसी बैंक के बिहाफ पे, पब्लिक के बिहाफ पे नहीं, क्योंकि सेंट्रल बैंक सिर्फ 2 लोगों के लिए काम करता है, काम वो पूरे मुल्क के लिए कर रहा है, लेकिन अकाउंट्स किसके मेंटेन करता है? बैंक्स के और गवर्नमेंट के, ठीक है। तो अगर उनके लिए कोई इंटरनेशनल पेमेंट या रिसीट करनी है तो वो सेंट्रल बैंक कर सकता है। ड्यू टू दिस द इम्पोर्टेंस ऑफ सेंट्रल बैंक हैज़ इंक्रीज टू ग्रेट एक्सटेंट। अब इस रीज़न की वजह से सेंट्रल बैंक की इम्पोर्टेंस ज़्यादा हो गई है। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। Central Bank is responsible for the management of foreign exchange. Moreover, foreign exchange reserves are also kept with the central bank for making international payments easily. अच्छा, यहाँ पर बताया कि फॉरेन एक्सचेंज को जो मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सेंट्रल बैंक की होती है, ठीक है। तो जो हम लोगों ने फॉरेन के रिज़र्व्स रखे होते हैं, ठीक है, वो हम लोगों ने सेंट्रल बैंक के साथ रखे हुए हैं ताकि अगर हमें कहीं पेमेंट करनी पड़े फ़ॉरेन में, ठीक है, तो वो ईज़िली हो सके। इंटरनेशनल मॉनिटरी सिस्टम। Central Bank is not only a representative of the country in international monetary system but also tries its best to stable the country's credit system and keep the government well informed about international monetary matters. अच्छा, वो बता रहे हैं कि कंट्री का सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव नहीं है सेंट्रल बैंक, मतलब इंटरनेशनल मार्केट में, ठीक है, बल्कि वो डिफरेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट को, ठीक है, और कंट्री के क्रेडिट सिस्टम को मेंटेन रखने की कोशिश करता है, उसको स्टेबल रखने की कोशिश करता है, ठीक है। अब क्योंकि मैं आपको बताया ना कि सेंट्रल बैंक की डीलिंग होती है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ, ठीक है, तो वहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन आई या कोई बात पता चली उनको, तो वो लोग गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करते हैं कि ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, मतलब उन्हें यूज़फुल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है एडवांसिंग पॉलिसी। Central Bank makes policies for advancing in the country according to which commercial banks and other financial institutions issues loan. अच्छा, अब वो ऐसी पॉलिसीज़ प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक्स को, जिसके थ्रू वो लोन प्रोवाइड करते हैं। मोर ओवर इट ऑल्सो फिक्सेस द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन एंड प्रॉफिट ऑन अकाउंट, ठीक है। अब उन्होंने रेट भी फिक्स कर दिया। अगर सेंट्रल बैंक ने कहा कि आपने लोन दिया और उसके ऊपर सिर्फ 10% लोन इंटरेस्ट लेना है तो आप 10% ही ले सकते हो, ठीक है। बैंकर्स बैंक। एज अ बैंकर्स बैंक इट कीप्स अ कैश रिजर्व रीडिस्काउंटेड द बिल्स ऑफ एक्सचेंज फॉर मेंबर बैंक्स टू ओवरकम द फाइनेंशियल प्रॉब्लम, ठीक है। अब उन्होंने कहा कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो हमारे कमर्शियल बैंक्स हैं उसकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए, उनको कम करने के लिए वो अपने पास रिज़र्व रखते हैं और उनको एक और फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं जिसमें वो बिल्स को रीडिस्काउंट करवा सकते हैं। इट ऑल्सो एक्ट एज क्लियरिंग हाउस। ये मैं आपको क्लियरिंग हाउस बहुत डिटेल में पिछले टॉपिक में बता चुकी हूँ, ठीक है, टू प्रमोट द ग्रोथ ऑफ बैंक्स ऑन साउंड फुटिंग। नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ नोट इशू। नोट इशू करने के मेन प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, ठीक है। देयर आर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ नोट इशू। द फर्स्ट इज़ द करेंसी प्रिंसिपल एंड द सेकेंड इज़ द बैंकिंग प्रिंसिपल। अच्छा, अब नोट इशू करने के 2 प्रिंसिपल होते हैं, करेंसी प्रिंसिपल और बैंकिंग प्रिंसिपल। There are different views about these principles. One school of thought says that there should be full convertibility of notes into gold bullion. अच्छा, यहाँ पे वो बता रहे हैं कि डिफरेंट थॉट्स हैं इसके बारे में, ठीक है। एक जगह पे ये कहा जाता है कि अगर हम लोग करेंसी नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसके बदले जितने के करेंसी नोट्स प्रोवाइड करें उतना ही गोल्ड हमें अपने पास रिज़र्व रखना चाहिए। द सेकेंड गिव्स इम्पॉर्टेंस टू द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ठीक है। अब लेकिन सेकेंड थाट में ये कहा जा रहा है कि सप्लाई की इलास्टिसिटी को इंक्रीज़ करना चाहिए, उसको इंपॉर्टेंस देनी चाहिए ज़्यादा। नाउ वी डिस्कस द ट्रू प्रिंसिपल्स वन बाय वन। अब दोनों प्रिंसिपल्स को एक एक करके देखेंगे। अच्छा, यहाँ आप देखो फ्लो चार्ट, एक छोटा सा फ्लो चार्ट बना हुआ है, उसमें बताया गया है करेंसी प्रिंसिपल और बैंकिंग प्रिंसिपल है। सबसे पहले हम देखेंगे करेंसी प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू द एडवोकेट्स, लॉर्ड ओवरस्टोन इज़ द प्रोमिनेंट अमंग दैम। अच्छा, कोई एडवोकेट था, एडवोकेट वो होते हैं लॉयर्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, लॉर्ड ओवरस्टोन एक जो जिसका बहुत प्रोमिनेंट नेम है उसकी बात करें,
Of the currency principles, the paper money is economical and convenient substitute of metallic money. अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि मेटालिक मनी से ज़्यादा अच्छी इकनॉमिक सस्ती और इकनॉमिकल जो है ना, कन्वीनियंट मतलब इजीली अवेलेबल चीज़ जो होती है वो है पेपर मनी. ठीक है, तो पेपर मनी इज़ इकनॉमिकल एंड कन्वीनियंट, सस्ती भी है और इजीली अवेलेबल भी हो सकती है. सब्स्टिट्यूट के मतलब हम मेटालिक मनी के जगह वो यूज़ कर सकते हैं. दे इंसिस्ट दैट पेपर मनी इज़ इन सर्कुलेशन शुड बी बैक्ड बाय 100% गोल्ड रिजर्व. ठीक है, अब जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 10 तोला सोना हम अपने मेटालिक रिज़र्व में रख रहे हैं, तो 10 तोले सोना की जितनी भी कीमत होगी ना, उतने हमने करेंसी नोट्स छाप कर पब्लिक को इशू कर देने हैं. मतलब ऐसे ही नहीं इशू करने बॉन्ड्स या किसी और तरीके से इशू करने, लेकिन वो हम लोगों ने बस किसी तरह सप्लाई कर देने हैं. ठीक है, तो इस लाइन का ये मतलब है कि हम लोगों ने गोल्ड रखना है और गोल्ड के बदले गोल्ड की जितनी अमाउंट होगी उतने करेंसी इशू कर देनी है. ठीक है, और जब भी इस प्रोसीजर में ये होता है कि जब भी हम लोगों ने नई करेंसी इशू करनी होगी ना, तो हम लोग गोल्ड रिजर्व रखेंगे और करेंसी इशू कर देंगे. सो देयर विल बी अवेलेबिलिटी ऑफ गोल्ड फॉर द redemption of notes when presented, which creates stability in price level and exchange rate because every note is issued is covered with gold reserve. ठीक है, अब यहाँ पर उन्होंने बोला कि हर नोट का हम लोगों ने जितने भी अमाउंट का नोट है हमने उसके गोल्ड रिजर्व रखा हुआ है. ठीक है, तो इससे ना प्राइस लेवल में और एक्सचेंज रेट्स में स्टेबिलिटी क्रिएट हो जाती है. ठीक है, इसलिए जितना भी हम करेंसी इशू कर रहे हैं ना, ठीक है, उसके बदले हमें रिज़र्व रखना, रिज़र्व किस सूरत में, गोल्ड की सूरत में रखना ज़रूरी है. अच्छा, इसके फ़ायदे क्या हैं, एडवांटेजेस देख लें. सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, इट गिव्स फुल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी टू द पेपर करेंसी. ठीक है, अब इसकी इम्पोर्टेंस में सबसे पहले उन्होंने सेफ्टी और सिक्योरिटी बताया कि वो पेपर करेंसी को प्रॉपर सेफ्टी प्रोवाइड करे, सिक्योरिटी प्रोवाइड करे. क्यों? पेपर करेंसी की ऐसे कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन हम लोगों ने खुद उसको वैल्यू दी है. कैसे? हमने उसके बदले गोल्ड रखा है और वो इशू किया है. ठीक है, तो इसका मतलब है उसके बदले जब हमने गोल्ड रखा है तो उसकी वैल्यू कुछ थी तो रखा है ना. इसलिए पेपर मनी की ना वैल्यू होती है और उसकी सेफ्टी इस पर डिपेंड करती है. नो डेंजर ऑफ इन्फ्लेशन, देयर इज़ नो डेंजर ऑफ ओवर इशू ऑफ करेंसी विच इज़ एन इफेक्टिव चेक टू द पॉसिबिलिटीज़. और अच्छा, अब इस मेथड का एक ये फ़ायदा है कि जितना गोल्ड हम रखेंगे अपने पास रिज़र्व, उतने की ही करेंसी इशू करेंगे. ठीक है, तो इसमें फिर महंगाई ज़्यादा होने का ख़तरा नहीं होता. ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि हम ज़्यादा करेंसी इशू कर सकते हैं. नेक्स्ट है पब्लिक कॉन्फिडेंस. द करेंसी प्रिंसिपल प्रोवाइड्स ग्रेटर कॉन्फिडेंस टू द पब्लिक. अच्छा, वो पब्लिक को ज़्यादा कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करता है, मतलब लोग इस मेथड को ज़्यादा पसंद करते हैं. क्यों? बिकॉज इट प्रोवाइड्स अश्योरेंस इन केस ऑफ कन्वर्टिबिलिटी ऑफ नोट्स. अच्छा, अब उनको एक अश्योरेंस हो जाती है. ठीक है, उनको पता होता है कि अगर उन्होंने नोट्स को चेंज करवाना होगा तो उन्हें नोट्स के बदले वो क्या कहते हैं, क्योंकि उसके बाद हमने रिज़र्व गोल्ड रखा हुआ था ना, तो अगर हमें कभी ऐसा मौका आया कि हम लोगों ने चेंज करना पड़े, अपना करेंसी सिस्टम चेंज करना हुआ, तो वो जो गोल्ड हमने उसके बदले रखा था तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं. अच्छा, इसके नुकसान क्या क्या हैं? इनइलास्टिक, इट मेक्स सप्लाई ऑफ मनी हाईली इनइलास्टिक बिकॉज द इशुएंस ऑफ नोट्स इज नॉट पॉसिबल इन द ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ गोल्ड. ठीक है, अब इसका नुकसान ये है कि क्या पता हमारे मुल्क में इतना गोल्ड हो ही ना. अब हमारे मुल्क की करेंसी की डिमांड ज़्यादा है. ठीक है, अब हम वेट करते रहे कि हमें कहीं से गोल्ड मिले, गोल्ड हम अपने रिज़र्व में रखें, फिर हम करेंसी नोट इशू करें. ठीक है, तो एक ये डिसएडवांटेज इसका कि इनइलास्टिक है कि हम गोल्ड का वेट नहीं कर सकते करेंसी इशू करने के लिए. सो द गवर्नमेंट कैन नॉट इशू नोट्स इन केस ऑफ इमरजेंसी. अगर हमें इमरजेंसी में अचानक पैसे चाहिए तो हम अब गोल्ड का इंतज़ार नहीं कर सकते. ठीक है, तो ये एक नुकसान हो गया. नेक्स्ट है डिपेंडेंट. According to the principle, paper currency can only be printed and issued if there is 100% gold cover available against it. अब इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली ये है कि अगर हमारे पास गोल्ड मौजूद होगा, ठीक है, तो ही हम इशू कर सकते हैं
करेंसी नोट्स, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास ना हो तो द इशुएंस ऑफ करेंसी दस कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ गोल्ड रेदर दैन द ट्रेड एंड इंडस्ट्री नीड्स। अब वो किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है? करेंसी नोट हम कब करेंगे इशू? जब हमारे पास गोल्ड होगा। और अगर खुदा ना खास्ता हमारे पास गोल्ड ना हो तो हमारे तक करेंसी फंसी रहेगी, मतलब हम वेट करते रहेंगे गोल्ड आएगा तो हम करेंसी इशू करेंगे, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि इस चीज़ को डिपेंड करना चाहिए ट्रेड और इंडस्ट्री के नीड्स पे, लेकिन किस पे डिपेंड कर रहा है? गोल्ड के ऊपर। नेक्स्ट है लॉकअप ऑफ गोल्ड। देयर इज़ अननेसेसरी लॉकअप ऑफ गोल्ड फॉर द करेंसी विच मे बी यूज फॉर सम अदर पर्पज़। अच्छा, अब यहाँ पे वो ये बता रहे हैं कि अब हम लोगों ने ये जो सिस्टम है जिसके अकॉर्डिंगली हम लोग नोट इशू कर रहे हैं, इसमें हम क्या करते हैं, गोल्ड को जमा करके रख लेते हैं और उसके बदले करेंसी इशू कर देते हैं, ठीक है। अब हम जो गोल्ड को जमा करके रख रहे हैं वो किसी के काम का है, उसे कहीं और यूज़ कर सकते हैं ना हम, लेकिन नहीं, उसको हम वेस्ट कर रहे हैं रख के सिर्फ, ठीक है। लॉकअप ऑफ गोल्ड मतलब हमने गोल्ड को कैद करके रख लिया हुआ है, उसको हम और जगह यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं किसी तरह से, लेकिन नहीं, हमने उसे लॉक करके रखा हुआ है तो मतलब हमारे लिए यूज़लेस हो गया वो, ठीक है। नेक्स्ट है रियल वर्ल्ड। इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल इन द रियल वर्ल्ड एंड हैज़ नो सपोर्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। अच्छा, अब रियल वर्ल्ड में ये ज़्यादातर एक्सेप्टेबल नहीं है, मतलब ये करेंसी प्रिंसिपल आया था, ठीक है, काफ़ी जगह लोगों ने यूज़ भी किया, ठीक है, लेकिन ये इतना सक्सेसफुल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें बहुत बाउंड किया जा रहा है कि गोल्ड रखो फिर ही हम करेंसी इशू करेंगे, ठीक है। और अब वो बता रहे हैं कि पूरी दुनिया में इसको प्रॉपर्ली कोई सपोर्ट भी नहीं कर रहा है इस प्रिंसिपल को, ठीक है। ये तो हो गए इसके डिसएडवांटेजेस। अब इसके फ़ायदे भी थे कुछ, लेकिन फ़ायदों से ज़्यादा नुकसान थे, तो ये करेंसी प्रिंसिपल इतना अफेक्टिव नहीं है। अब नेक्स्ट देखते हैं बैंकिंग प्रिंसिपल। अब इसमें देखते हैं कि इसमें क्या है। अकॉर्डिंग टू मिस्टर टूक द स्टॉन्च सपोर्टर ऑफ दिस प्रिंसिपल, वो मतलब ये मिस्टर जो टूक थे ये इस प्रिंसिपल को फुली सपोर्ट करते थे, मतलब वो इसके हक़ में थे। अब उन्होंने बोला कि देयर इज़ नो नीड टू हैव द रिजर्व ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर फॉर द इशुएंस ऑफ नोट। उन्होंने पहली बात की कि हमें गोल्ड या सिल्वर की ज़रूरत नहीं है रिज़र्व में रखने के लिए और उसके बदले करेंसी इशू करने के लिए। द बैंक्स आर ऑथराइज्ड टू रेगुलेट द नोट्स इशूइंग कीपिंग इन द व्यू ऑफ नीड्स ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री। अब उन्होंने ये बात कर दी है कि अगर हमारी जो ट्रेड सेक्टर है या इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसमें पैसे की डिमांड है, उन्हें करेंसी चाहिए, ठीक है, तो हमने उनकी ज़रूरत को देखना है और करेंसी इशू कर देनी है। द बैंक्स themselves मेंटेन एडिक्वेट रिजर्व्स ऑफ गोल्ड फॉर मीटिंग द ऑब्लिगेशंस ऑफ नोट, ठीक है। अब यहाँ पे वो ये बता रहे हैं कि बैंक खुद जो है ना मेंटेन कर लेते हैं अपने रिज़र्व्स गोल्ड के। ज़रूरी नहीं है कि हम करेंसी के बदले ही रखें, वो अपने रिज़र्व्स वैसे भी रख रहे होते हैं, ठीक है, डिफरेंट नोट्स के ऑब्लिगेशंस को पूरा करने के लिए। इफ़ देयर इज़ एन ओवर इशू ऑफ नोट द एक्सेस मनी विल बी ऑटोमेटिकली presented for cash payment and thus the proper ratio will be maintained between the supply of money and the gold reserve। अब यहाँ इस पर ये बताया जा रहा है कि अगर नोट्स ज़्यादा इशू हो जाएंगे, ठीक है, तो जो एक्स्ट्रा मनी है वो ऑटोमेटिकली कैश पेमेंट के लिए प्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है। और जो प्रॉपर रेशियो है जो मेंटेन हमें करनी है वो यहाँ पे बिटवीन द सप्लाई ऑफ मनी एंड गोल्ड रिजर्व, अच्छा जो प्रॉपर रेशियो है वो यहाँ पे मेंशन हो जाएगी, ठीक है। तो मतलब हमारे इस केस में हमारे लिए गोल्ड रिज़र्व रखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा सप्लाई हो गया है, ठीक है, तो उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, और उसके बदले गोल्ड रिज़र्व रख सकते हैं। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं? इलास्टिक सिस्टम। द बैंकिंग प्रिंसिपल इज़ इलास्टिक बिकॉज गोल्ड इज़ नॉट केप्ट फॉर % वैल्यू ऑफ नोट इशूड। अच्छा, अब इस केस में ये है कि हम गोल्ड रख रहे हैं लेकिन पूरी वैल्यू के लिए नहीं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोगों ने 10 लाख रुपए करेंसी नोट इशू किए हैं, ठीक है। अब 10 लाख रुपए का जो गोल्ड है हम वो नहीं रख रहे हैं, हम शायद 1 लाख रुपए का या 2 लाख रुपए का गोल्ड रख रहे हैं अपने पास, जस्ट इन केस हमें ज़रूरत पड़ जाए, ठीक है।
क्योंकि हम लोगों ने उसको मेंटेन भी तो रखना होता है ना, उसको मेंटेन रखने के लिए थोड़ा बहुत रखना ज़रूरी होता है, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत। नेक्स्ट है गवर्नमेंट नीड्स। दिस सिस्टम इज़ फिट फॉर मीटिंग द गवर्नमेंट नीड्स इन द केस ऑफ एमरजेंसी। अब अचानक से गवर्नमेंट को पैसों की ज़रूरत पड़ गई है, तो हम लोगों ने करेंसी नोट्स बना लिए, ठीक है, लेकिन उसकी भी कंडीशंस होती हैं। ये नहीं जिस तरह आप लोग मतलब आप लोगों के माइंड में बात आ जाएगी कि अब पाकिस्तान में बहुत पैसों की ज़रूरत है, तो ये लोग नए नोट क्यों नहीं छाप लेते, ठीक है। नए नोट छाप कर अपने सॉल्यूशंस ढूंढ लेना ये किसी काम का मतलब इफ़ेक्टिव नहीं है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। मुल्क की तरक्की नहीं होगी, नोटों का ज़िया हो जाएगा, ठीक है। वो इतने ज़्यादा नोट हो जाएंगे, हमारी ना वैल्यू पैसे की वैल्यू बिल्कुल कम हो जाएगी, ठीक है। तो जितनी करेंसी कम होती है ना कंट्री में, उतनी उसकी ज़्यादा वैल्यू होती है, इसलिए ज़्यादा करेंसी इशू नहीं करते, बहुत लिमिटेड, ज़रूरत पड़े तो की। नेक्स्ट है पॉपुलैरिटी। दिस सिस्टम इज़ पॉपुलर ऑल ओवर द वर्ल्ड, एवरी कंट्री इज़ इशूइंग मनी अंडर द सिस्टम। अच्छा, पूरी दुनिया में ये फेमस है, ठीक है, और इसी मेथड के ज़रिए नोट इशू किए जाते हैं। श्योरिटी, इट प्रोवाइड्स श्योरिटी फॉर द कन्वर्टिबिलिटी ऑफ नोट्स। अच्छा, उन्होंने अब श्योरिटी भी प्रोवाइड की हुई है कि अगर जस्ट इन केस हमें नोट्स को कन्वर्ट करवाना पड़ेगा तो वो ईज़िली हो सकते हैं। ये तो हो गए इसके एडवांटेजेस। नेक्स्ट देखते हैं डिसएडवांटेजेस। सबसे पहले ओवर इशू। In order to meet the demand of money, there may be a further issue of notes beyond to a certain limit leads to inflation. अच्छा, अब इसका एक नुकसान ये है कि पहले तो हम रिज़र्व रख रहे थे ना, हमें गोल्ड चाहिए होता था लाजमी। अब इस केस में ये कि हमें गोल्ड चाहिए भी होगा तो बहुत थोड़ा बहुत चाहिए होगा, ठीक है, तो इसलिए हम लोग नोट इशू कर सकते हैं। अगर तो वो नोट इशू, कोई भी एमरजेंसी आई अचानक से, बिना देखे बिना समझे हम लोगों ने अगर नोट इशू कर दिए तो हमारे मुल्क में महंगाई होने के क्या नाम है चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक इशू है कि डिसएडवांटेज है इसका एक तरह से। नेक्स्ट देखते हैं इकोनॉमिक क्राइसिस। ड्यूरिंग इकोनॉमिक क्राइसिस द कन्वर्टिबिलिटी ऑफ नोट्स मे बी रिफ्यूज। अच्छा, इकोनॉमिक क्राइसिस मतलब इकनॉमिकली कोई इशू क्रिएट हो गया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम आ गई, ठीक है। अब उस केस में अगर हम अपने नोट्स कन्वर्ट करवाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो उसकी कन्वर्टिबिलिटी को रिफ्यूज़ कर दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब माशी हालात अच्छे ही नहीं हैं कंट्री के, तो सही से कुछ चल ही नहीं रहा होगा। जैसा आजकल इतने हालात अच्छे नहीं जा रहे कोरोना की वजह से, तो इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है अभी पाकिस्तान में, ठीक है। तो इसमें अगर हम अपने नोट्स वगैरह की कन्वर्टिबिलिटी की बात करें तो वो रिफ्यूज़ कर दी जाएगी। नेक्स्ट है बैलेंस ऑफ पेमेंट। दिस इज़ नॉट गुड फॉर कीपिंग द स्टेबल एक्सचेंज रेट्स। whenever there is a change in foreign currency rates, the balance of payment position become more unfavorable. अच्छा, अब यहाँ पर उन्होंने एक बात की है कि जब हम एक्सचेंज रेट की बात करते हैं तो उस लिहाज से ये सिस्टम अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि करेंसी का, मैंने आपको बताया ना, करेंसी रेट चेंज होता रहता है। जिस तरह पहले US डॉलर 150 का था और अब अचानक से 168 का हो गया, ठीक है। तो इस केस में अगर ऐसे ही करेंसी का फॉरेन एक्सचेंज रेट चेंज होता रहा, ठीक है, तो हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो अनफेवरेबल हो जाएगा। अनफेवरेबल मतलब कि हमारे इंपोर्ट्स ज़्यादा हो गई हैं, हमने मतलब बाहर के मुल्क से चीज़ें ज़्यादा मंगवाई हैं और पाकिस्तान से एक्सपोर्ट्स कम की हैं, ठीक है। और उस बैलेंस ऑफ पेमेंट को हम अनफेवरेबल नहीं कर सकते, हमें किसी न किसी तरह उसको फेवरेबल रखना होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा आज का टॉपिक, प्रिंसिपल्स ऑफ नोट इशू। आई होप समझ आ गया होगा। कोई प्रॉब्लम हुई, परेशानी हुई, कुछ भी कोई पॉइंट समझ ना आया तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो।